नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर पिछले हफ्ते की 5% की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। पिछला हफ्ता 2 सालों में सबसे बेहतरीन हफ्ता था सोने के लिए, जहां पर हमने करीबन $150 की बढ़त आते हुए देखी, लेकिन इस हफ्ते में वो थोड़ी सी तेजी जो है थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। यहाँ से अब किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, और यहाँ पर भी पिछले हफ्ते 5.5% की बढ़त देखने को मिली थी। आज फिलहाल करीबन 1% की गिरावट के साथ कारोबार है। यहाँ पर क्या है ट्रेंड्स कि आपको वॉच करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहाँ पर दाम कुछ गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट मांग पे क्या रहेगा, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ अबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता, वैंडा इनसाइट्स की सीईओ एंड फाउंडर वंदना हरी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर सोने चांदी पे कर लेते हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता फिनोमिनल था। 2 सालों में इतनी ज्यादा तेजी एक हफ्ते में यहाँ पर देखने को मिली। चिंतन, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस ऑन चार्ट सब यहाँ से? गोल्ड प्राइसेस जो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली, वो सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है। नॉर्मली अगर आप हिस्टोरिकली अगर देखो तो नवंबर और दिसंबर महीने में आपको बिकवाली हुई प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखेगा। स्पेशली जब इतनी फिनोमिनल रैली आ चुकी होती है पूरे ईयर में, तो प्रॉफिट बुकिंग वाज एविडेंट। तो आपने देखा होगा कि 2780 से वो नीचे में 2560 2580 तक आ गया। बट ये जो न्यूक वॉर का जो प्रोबेबिलिटी जनरेट होते जाता है, जैसे रशिया और यूक्रेन में, या फिर आपका यहाँ पे भी इजराइल वगैरह वॉर में भी जो शांति नहीं हो रही है, उसके लिए आपको ये रिस्क प्रीमियम मिला। यही अपने को देखने को मिला फ्राइडे इवनिंग को, कि वहां पे जब 2690 से लेकर उन्होंने 2710 2720 उन्होंने ट्रिगर किया, क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी थी। वहीं पे कुछ हमला हो जाता, अगर कुछ वो क्रूड फैसिलिटी पे अटैक कर देते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसका रिस्क प्रीमियम अपने को देखने को मिला। बट जैसे ही वो मंडे हुआ, कुछ हुआ नहीं वीकेंड पे, तो वहां से वो नीचे आ गया। अगर आप देखो तो जो गोल्ड और सिल्वर नॉर्मली जो होते हैं, वो चाइना आज के दिन में बाई नहीं कर रहा है। चाइना में गोल्ड डिस्काउंट में और सिल्वर का प्रीमियम भी कम हो गया है। यूएस के अंदर उसका ऑलरेडी हेज फंड जो है वो छुट्टियों के बाहर इतना तेजी के बाद वो छुट्टी में अपना प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। इंडिया कंज्यूमर है, बट कंज्यूमर उसको धीरे-धीरे कंज्यूम करता है। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आपके जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो इन्वेस्टर नहीं बने रहते, तो गोल्ड में नई तेजी आना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब तक ये अनरेस्ट है, तब तक आपको ये वापस-वापस तेजी हुई देखती मिलेगी। बट मेरा व्यू राइज ऑन सेल ही रहेगा, और यहाँ से करीबन 2700 का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे में आपको वापस 2600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वी एट एबेंस वी बिलीव दैट गोल्ड कभी सेल नहीं करना चाहिए, वो बहुत रिस्की होता है। तो आपको ये ऑप्शन के थ्रू, बेयर स्प्रेड के थ्रू उस तरह से खेलना चाहिए, नेकेड शॉट कभी नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। ऑफ कोर्स सेल ऑन राइज की यहाँ पर नीति अपनानी होगी सोने में। जिस तरह के गेंस हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखे हैं, शायद ही यहाँ पर होल्ड हो। चिंतन, साथ ही साथ यहाँ पर चांदी में किस तरह की सेंस अब आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि चांदी में जिस तरह की वॉलेटिलिटी सोने में देखने को मिली है, हाईज एंड लोज, चांदी एक्चुअली जो कि कहा जाता है कि ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, अपने वो एट्रीब्यूट्स दिखाते हुए नजर नहीं आई। अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करो तो चांदी पहले ऊपर 33 की तरफ मूव हुई और फिर वो 28 की तरफ हो गई, तो वो मीन पे आके रुक गई है। यहाँ इंडियन बाजार में आपका 90,000 रुपीज का करीबन जो लेवल है, वो प्राइस एक्सेप्टेड भी है, और वहां से रैली नहीं आ रही। इसके लिए आपको ऐसा देखने को मिला कि जो मैंने जैसे बताया, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम की वजह से गोल्ड में वॉलेटिलिटी मिली, बट चांदी वहीं की वहीं रह गई। तो ये जो भाव है अराउंड 90,000, और जो अपना डॉलर लेवल पे जो 30.60 और 31 के बीच में, ये राइट भाव है। यहाँ पे ही आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिखेगा। ट्रम्प का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो जनवरी में है, तो तब तक आपको गोल्ड के अंदर और जो इंस्टेबिलिटी है वो बनी हुई रहेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये महीने तक उधर ही पड़ा रहेगा, ज्यादा बहुत ऊपर में मूवमेंट नहीं हो सकता। डाउन साइड में भी चांदी में लिमिटेशन है 85,000 रुपीज पे, ये ब्लाइंड बाई बन जाती है इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है ये रेंज बाउंड रहेगी चांदी। ऑल राइट,
तो चांदी यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकती है आगे जाते हुए। नियर टर्म के ट्रेडर्स के लिए राय है ऑफ कोर्स। और जहाँ तक सोने की बात है, सेल ऑन राइज की एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर फिलहाल काम करना चाहिए। आपको फिर याद दिला दें कि सोने ने पिछले हफ्ते करीबन 5% की तेजी दिखाई थी और फिलहाल एशियन मार्केट्स में करीब करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी पर अपनी सेंस भी रखने के लिए। कुणाल शाह को अब यहाँ पर कार्यक्रम में जोड़ते हैं। कुणाल नमस्कार। मेटल से शुरुआत करेंगे और आपकी सेंस यहाँ पर कैसी है, क्योंकि चाइना की तरफ से हमने जो मीडियम टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वहाँ पर कोई चेंज दूसरी बार भी होते हुए नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह का इंजेक्शन फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने आता हुआ देखा इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से, मेटल्स पे उसका कैसा असर रह सकता है? So I think metals में overall आप देखेंगे तो it's all depending upon what China is going to do next, that will determine the outlook of metals. और मेरा मानना ऐसा है कि जैसे चाइना ने फर्स्ट स्टेप किया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी डोमेस्टिक डिमांड स्पर्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्टेप से डोमेस्टिक मार्केट में ग्लट होगा, तो उसको कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रा एक्टिविटी, रियल एस्टेट एक्टिविटी बढ़नी चाहिए. सो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप in next 7-10 days, 8 days, there will be a RRR cut. So China में रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट 25 से 50 बेसिस पॉइंट से और कट कर सकते हैं वो लोग. मेटल्स में मंदी, मुझे ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है, नॉट फ्रॉम द चाइना पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है और जो रिटेलिएशन चाइना और यूएस से दोनों की तरफ से आ रहा है, इसमें इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है. तो मेटल्स में डाउनसाइड लिमिटेड है. कॉपर अराउंड 810, 800 जो फार्मन कॉन्ट्रैक्ट जो इनफैक्ट बैकवर्डेशन में चल रहा है, वो मैं रिकमेंड करूंगा अराउंड 800 के आसपास लेने के लिए, जो अभी फिलहाल 807-8 चल रहा है. सो बैकवर्डेशन और स्टीप हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और 800 के आसपास आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हो. चाइना आरआरआर कट करेगा तो आपको ऊपर में 820-25 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं. सो बाय एट डिप्स की रणनीति अपनाइए मेटल्स में. कुणाल, आपसे भी एक सोने चांदी पर व्यू लेना चाहेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर डीएमसीसी में थे, जहाँ पर काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस देखने को मिली, स्पेशली गोल्ड के लिहाज से। ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑन द बुलिश साइड हैं, लेकिन सभी लोग इतने बुलिश नहीं थे, क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशंस जो मैंने देखी, लोगों को लगता है कि ये तेज़ी बहुत ज़्यादा बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन एक कंसेंसस क्या निकल के आया? See, to be very precise, the consensus is कि गोल्ड का पूरा जो ट्रेड है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर डाइवर्ट हो रहा है. वॉल्यूम्स एशिया में गोल्ड के बढ़ रहे हैं, और जो डी डॉलरेशन का प्रोसेस है वो आगे जाके इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है. सो ये शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे गोल्ड में, बट लॉन्ग टर्म तेजी मेरे हिसाब से इंटैक्ट रहेगी. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. अभी इजराइल और हमास के बीच में पीस टॉक की बातें चल रही है, और जैसे चिंतन ने बहुत राइटली पॉइंट आउट कहा, वीकेंड में हमने कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट होते हुए नहीं देखा. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हम एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं. ऑलरेडी $2540 से बढ़ के $2710 तक चला गया था. सो मार्केट में ऑलमोस्ट हमने परसेंटेज टर्म में देखेंगे, डॉलर टर्म में देखेंगे तो $160 की रैली देखी थी. तो $50-60 का करेक्शन आ गया है. बिकॉज ऑफ दिस मार्केट्स आर हेल्दी. $2600, 2580 मुझे अभी फिलहाल बॉटम लग रहा है गोल्ड में. 2580 के नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए, और नीचे में एक बार 2620-25 के आसपास गोल्ड आ सकता है. सो अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी गोल्ड में, स्विंग बड़े रहेंगे. बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है, और इमीडिएटली बड़ी तेजी भी 2710 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है. 2580 और 2710 ये रेंज लग रही है मुझे कॉमिक्स फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, तो सोना यहाँ पर फिलहाल एक रेंज में आता हुआ, ऑल टाइम हाइज बहुत जल्दी बनेंगे ऐसा नहीं लगता, वो शायद 2025 पे पोस्टपोन हो गया, लेकिन बाइंग रिकमेंडेशंस डिप्स पे अभी भी यहाँ पर जारी हैं. और क्योंकि यहाँ पर अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो इजराइल और हमास की पीस टॉक्स की है, तो हु बेटर देन वंदना हरी, इसको डिकोड कर लेते हैं. वंदना नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़ने के लिए. कैसे देखती हैं आप ये लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आती हुई? एक नीजर्क रिएक्शन प्रॉफिट टेकिंग के तौर पर ज़रूर क्रूड में देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ से क्या वॉच करेंगी आप? नमस्कार मनीषा. तो इजराइल हमास और गाजा वॉर हमने देखा है इस साल के शुरू से काफ़ी उसकी वजह से क्रूड में रैली रही है, पर पिछले मुझसे कुछ हफ्तों से गाजा थोड़ा सा बैक बर्नर पे है, इतना सेंटर व्यू में नहीं है क्रूड मार्केट्स के लिए. जो रिस्क प्रीमियम हमने क्रूड में आते हुए देखा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते से, वो यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट
काफी बढ़ गया है, वॉरफेयर बढ़ गया है, मिसाइल्स और ड्रोन्स जो उन्होंने एक दूसरे पे फायर किए हैं वो बहुत ज्यादा रैचेट अप हो गए हैं। उस वजह से क्रूड में एक रिस्क प्रीमियम आया है, पर मेरे हिसाब से मनीषा ये थोड़ा सा ओवरडन था ये प्रीमियम, क्योंकि एक तो यूक्रेन जो टारगेट कर रहा है रशिया में वो मिलिट्री साइट्स टारगेट कर रहा है, और मेरे हिसाब से यूक्रेन इस टाइम पे स्पेशली विंटर मंथ्स आने वाले हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस टाइम पे रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस शॉर्टेज और प्राइस रैली को लेकर। तो अगर यूक्रेन रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करता है तो बिल्कुल गारंटीड है कि क्रूड प्राइसेस और रिफाइंड प्रोडक्ट प्राइसेस रैली करेंगे। तो ये तो ना तो यूएस को पसंद आएगा, ना ही यूरोपियन एलाइज को पसंद आएगा। तो इस नॉट सरप्राइज, आई थिंक $75 पर बैरल के आसपास ब्रेंट का रेजिस्टेंस है, पिछले हफ्ते था, और ऑलरेडी ऑल्दो फ्राइडे को ब्रेंट सेटलमेंट वाज अबव 75, आज हम देख रहे हैं ऑलरेडी इट इज गोइंग डाउन। सो यू नो दैट कंफर्म्स माय एक्सपेक्टेशन दैट ये थोड़ा सा यूक्रेन वॉर को लेके जो रिस्क प्रीमियम है वो थोड़ा सा ओवरडन है। ओके तो अब एक रेंज क्या बनती हुई देखेंगी आप 2025 के लिए वंदना, बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो 60 से 90 तक को यहाँ पर आई मीन यू नो एक कलेक्टिव 60 to 90 की रेंज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बनते हुए देखी हैं। इस सब के बीच में आपकी रेंज या आपके टारगेट्स क्या हैं? ये तो कोई रेंज नहीं हुई मनीषा। So people have given 60 to 75, 70 to 85 इस तरह की रेंजेस हैं। I know. I think to some extent, मनीषा, ये जो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेके जो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है मार्केट्स में, सारे ही रिस्क एसेट्स में, कुछ हद तक ये रिफ्लेक्ट हो रही है जो आप इतना रेंज देख रहे हैं। कुछ हद तक ओपेक प्लस को लेके भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि क्या वो ये जो 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे है वो धीरे धीरे वो मार्केट में लाना चाहते हैं, लाने का प्लान है जनवरी से, क्या वो उसको फिर से पोस्टपोन कर देंगे। और बिल्कुल दूसरे साइड में क्या ओपेक प्लस विल मे बी कंप्लीटली गिव अप कि आप जितना जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस करो। तो ओपेक प्लस को लेके भी काफी अनसर्टेनिटी है, पर ये सारा लेकर मेरा ध्यान है, मेरा फोकस है डिमांड पे। डिमांड बहुत स्लगिश हो गई है। आप स्पेशली 3 मेजर रीजन्स को देखते हैं, यूएस लीजिए, वेस्टर्न यूरोप लीजिए और चाइना लीजिए। इन तीनों को मिला के जो इनका कंजम्पशन है विच इज अबाउट 50 मिलियन बैरल्स पर डे, 50% ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन इन तीनों रीजन्स में, और तीनों रीजन एक साथ सिंक्रोनसली स्लो डाउन में है। तो डिमांड को लेकर आई एम क्वाइट बेयरिश। सप्लाई ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, ओपेक प्लस से बढ़ेगा। ओपेक प्लस के बाहर जो प्रोड्यूसर्स हैं, यूएस है, कनाडा है, गयाना है, इन सब से भी बढ़ेगा। तो ये सब मिला के मेरा हिसाब है प्रोबेबली 75 to 80 के रेंज में, रेंज नहीं 75 to 80 एवरेज देखेंगे हम 2025 में। ऑलराइट वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल क्रूड डिमांड को लेकर यहाँ पर अभी भी चिंताएं हैं और यूएस कैसी पॉलिसीज लेकर आता है वो देखना होगा। सप्लाईज पर भी नजर होगी, लेकिन जैसे वंदना कह रही हैं 75 to 80 की एवरेज अगले साल की प्राइस के मूव के हिसाब से रह सकती है। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। आप देखते रहिए CNBC आवाज़, जिसके चलते मिलों की मांग में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद जरूर है। सूत्रों के मुताबिक बाजार की बाजार और गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा है। गुजरात के किसान धीरे धीरे बाजार में फसल ला रहे हैं। ऐसे में कैसे हैं हालात, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से जान लेते हैं। अतुल जी नमस्कार। एक तो भावों में अच्छी खासी गिरावट है। इंडियन फसल की अगर बात की जाए तो वो भी गवर्नमेंट के जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके हिसाब से 9% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। कैसे देखते हैं आप, पहले तो नंबर्स और आवक? जी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। प्रोडक्शन के नंबर गवर्नमेंट के आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 299 लाख बेल्स, जो लास्ट ईयर 326 लाख बेल के सामने 26 लाख बेल कम है मनीषा जी। और जो आपने मार्केट बताया, मार्केट 53,000 बॉटम होके अभी 1,000 रुपया उसमें बढ़ गया है, अभी 54,3 के भाव है। तो मार्केट थोड़ा नीचे के लेवल से सुधरा है मनीषा जी। थोड़ा आइस में भी 15
कपास में भी 15-20 रुपया बढ़ा है और मार्केट भी थोड़ा 500 से 1000 रुपया बढ़ गया है मनीषा जी। अतुल जी, ऐसे में इंपोर्ट क्या की क्या पैरिटी है, इंडियन मार्केट्स की किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में? जी, इंपोर्ट का पैरिटी नहीं है मनीषा जी, अगर क्योंकि 11% का ड्यूटी है, अगर इंपोर्ट करते हैं तो 60,000 रुपीज होता है ड्यूटी के साथ, और हमारा कॉटन 54,000 पे मिल रहा है। और अगर हम कॉटलुक इंडेक्स देखें, जो वर्ल्ड का इंडेक्स है, सभी जनों को कॉटलुक इंडेक्स पे ही सबको माल मिलता है, वो भी अभी 54,000 है। तो हमारे भाव बहुत रिजनेबल हो गए हैं, बॉटम आउट हो गए हैं मनीषा जी। आगे जाकर मांग किस तरह की है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, अगर दोनों ही देखें अतुल जी? देखिए, स्पिनिंग मिल को अभी 10, 15, 20 रुपया किलो का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉटन के रेट 60,000 से 54,000 हो गए। तो स्पिनिंग मिलों का बहुत डिमांड अच्छा है, ये रेट में बाइंग बढ़ रहा है स्लोली। और एक्सपोर्ट में भी जो हमारे नियरेस्ट कंट्री है, बांग्लादेश जैसे कंट्री है, वहाँ हर रोज 7,000 से लेके 10,000 बेल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट भी पिकअप हो रहा है और लोकल में भी डिमांड पिकअप हो रहा है मनीषा जी। तो अतुल जी, आप कहेंगे कि एक वो डाउन टर्न जो हमने मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर आता हुआ देखा था, वो शायद अब खत्म होता है, बिहाइंड अस है। यहाँ से आप कहेंगे कॉटन इंडस्ट्री, जिनिंग, स्पिनिंग, ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, थोड़ा सा बेहतर नंबर्स देखने को मिलेंगे? नहीं, जिनिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या है, कपास के रेट जो आज है, एमएसपी के रेट 7,500 रुपया, वो रेट से अगर जिनिंग इंडस्ट्री कपास खरीदती है तो कॉस्टिंग होता है 57,000 का और सेल होता है 54 में। तो जिनिंग इंडस्ट्री तो लॉस कर रही है, स्पिनिंग इंडस्ट्री को प्रॉफिट है। और जो आपने बताया मार्केट, तो मार्केट है ना, आने वाले दिनों में मनीषा जी सीसीआई पे चलेगा। अभी तो सीसीआई ने खरीदी अच्छा चालू कर दिया है, रोज 1,60,000 बेल का अराइवल आता है, उसमें 1 लाख बेल सीसीआई खरीद रहा है। तो अब ये सीसीआई खरीदी कितना बढ़ाएगा और कैसे खरीदी करेगा एमएसपी पे, उस पे आने वाले दिनों में मार्केट डिपेंड करेगा मनीषा जी। तो जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फसल पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन काफ़ी सारी बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आई हैं। एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रहा है, इंडियन कॉटन इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव है, प्राइसेस स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, और जहां तक स्पिनिंग मिल्स है वहां पर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर बढ़ी है। ये बात हुई कॉटन की, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।